बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, स्लीप एपनिया के 2 टाइप बताए थे हमने। हैंड रेज कीजिए। रश्मि जी बताएंगी। ओके, इसमें है सेंट्रल स्लीप एपनिया और हम्म, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ओके। इसको सेंट्रल डिटेल एपनिया बताएंगे। से। हम्म, ओके, तो इस पे ये होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जब रेस्पिरेटरी सिस्टम का कनेक्शन हट जाता है स्लीप के टाइम पे, तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगती है। इसको सेंट्रल स्लीप एपनिया कहते हैं। और जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, उस पे स्लीप के दौरान ब्रीदिंग में रुकावट आती है। ऑब्स्ट्रक्टिकल्स आते हैं, लाइक एक मसल जो होती है ग्लॉटिस के पीछे से हम्म, वो बढ़ जाती है और इसमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है, उसके एयरवेज को रिस्ट्रिक्ट करती है। तो ये होता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप भी सब रिवाइज कर लीजिए साथ साथ। और जो पैरासोमनिया होता है उसका मतलब क्या होता है? पैरासोमनिया, राखी जी बताएंगी। मैम, पैरासोमनिया में भी डीप स्लीप होती है, लेकिन उसमें ना जैसे स्लीप में चलना, एबनॉर्मल एक्टिविटीज करते हैं लोग उसमें, वॉकिंग, टॉकिंग, एबनॉर्मल बिहेवियर, इमोशनल एक्टिविटी ड्यूरिंग स्लीप। हाँ, तो ये दोनों में होता है, रैम और नॉन रैम में, कि एक में होता है या किसी में नहीं होता? ये नॉन रैम में होता है, अच्छा, नॉन कोई रैम और में ही होता बताएगा? है। बताइए। संतोषी जी बताएंगे किस में होता है पैरासोमनिया। प्रियंका जी बताएंगी। मैम ये दोनों में होता है। ओके। तो नॉन रैम में भी पैरासोमनिया होता है और रैम में भी पैरासोमनिया होता है। ठीक है, पर इसमें उसका कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हो जाती है, मैंने बताया था कल आपको। देखते हैं, एक मिनट। स्क्रीन शेयर हो रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? नो मैम। नो मैम। ओके ओके। ठीक है अभी? यस मैम। प्रेजेंट हो रही है ना? हाँ ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था पैरासोमनिया। इसमें क्या होता है, स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर है ये। abnormal मूवमेंट, टॉक, इमोशंस, एक्शंस, ये सब इसमें होते हैं। ठीक है, और इसमें हमने पढ़ा था पैरासोमनिया इन नॉन रैम। ठीक है, जिनको कंफ्यूजन था कि पैरासोमनिया किस स्लिप में होता है, तो ये वो यहाँ पर देख लेंगे, वो नॉन रैम में भी होता है और रैम में भी होता है। ठीक, याद रखेंगे इसको। ऐसे क्यों रहता ओके है मैम। कि पैरासोमनिया कौन स्लिप की चीज है या किस स्लिप में होता है ये, रैम में होता है, नॉन रैम में होता है, या फिर किसी में नहीं होता है, दोनों में होता है। ठीक है, ऐसे बाकी बात ऊपर ऊपर से ज्यादा ज्यादा deep में नहीं आएंगे बिल्कुल भी। ठीक है, ऐसे पूछ लेंगे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम किस में आता है, फिर ये इसमें होता है क्या है। ठीक, ऐसा। और सिर्फ एक के बारे में पूछ सकते हैं, दोनों में पूछ सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव या कहाँ की प्रॉब्लम है, तो इसमें हम बोलेंगे ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का डिसऑर्डर है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक या अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर है। ठीक है, ये है। और इंसोम्निया, क्या होता है, इसमें नींद नहीं आती हमें। ठीक है, तो और फिजियोलॉजिकल क्या क्या चेंजेस आते हैं, किसी को याद है? मैम आपकी वॉइस काफी ब्रेक हो रही है। ओके,
एक सेकंड, है क्या? अभी भी हो रही है। नहीं हेलो, मैडम, और थोड़ा ब्रेक हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, और एक बार अपन ज्वाइन हो जाइए, क्लियर आ जाएगा। ठीक है। ग्रुप से और एक बार ज्वाइन हो जाइए, अपना क्लियर आ जाएगा आपका वॉइस। ओके, सो अभी ठीक है आवाज? हाँ मैम, मैम ठीक है, ओके, ओके। आगे स्टार्ट करते हैं। पर्सनालिटी पढ़ेंगे आज हम। पीछे का आप रिवाइज करते रहिए, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और हम रिवाइज ही करते रहेंगे पीछे पीछे। तो ये है हमारा पर्सनालिटी, ठीक। पर्सनालिटी वर्ड एक लैटिन वर्ड से आया है। कौन से वर्ड से आया है? परसोना, परसोना वर्ड से आया है। ठीक है, पर्सनालिटी वर्ड लैटिन वर्ड से आया है, परसोना से, जिसका मतलब होता है मास्क। ठीक है, ये जिन्होंने भी पहले पर्सनालिटी पढ़ा होगा वो उनको ये आइडिया होगा इसका मतलब ये होता है, क्योंकि हमने पढ़ा तो है पर कुछ कुछ ब्लर होगा, है ना, इस टाइप से होगा। तो अभी हम पढ़ेंगे दोबारा से तो आपको रिवाइज हो जाएगा सब। पर्सोना वर्ड से आया है पर्सनालिटी, जिसका मतलब होता है मास्क, और ये एक लैटिन वर्ड है। नेक्स्ट, मीनिंग एंड डेफिनेशन। हमें ये डेफिनेशन वगैरह याद नहीं करनी, बस इसको समझने के पर्पज से देखना है। ऐसे नहीं सोचना कि बहुत ज्यादा है ये तो, ठीक, बस इसको सिर्फ समझना है। It refers to that role, it refers to that role which a person display to the public। जो एक पर्सन डिस्प्ले करता है अपना एक रोल पब्लिक के सामने, वही पर्सनैलिटी होता है। कोई भी एक पर्सन क्या रोल प्ले कर रहा है या क्या शो कर रहा है पब्लिक के सामने अपने आप को, उसको बोलते हैं हम पर्सनैलिटी की, वो उसकी पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी डज नॉट मीन सम पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ अ पर्सन। हम एक पर्सन की कोई पर्टिकुलर एक क्वालिटी नहीं लेंगे कि वो सुंदर है तो उसकी वजह से हम उसके पर्सनैलिटी को जज नहीं करेंगे, या उसकी चाल अच्छी है या उसकी बिहेवियर अच्छा है, उसकी ओवरऑल चीजें हम देखेंगे, तभी हम उसका पर्सनैलिटी बता पाएंगे। On the contrary, it's a combination of all the psychological and physical traits। हम उसके सभी साइकोलॉजिकल और फिजिकल ट्रेड्स को कंबाइन करके उनकी पर्सनैलिटी बताते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि पर्सनैलिटी के क्या क्या एस्पेक्ट होते हैं, या हम किस किस को मतलब पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए हम किस किस चीजों को देखेंगे। तो हम पर्सन की साइकोलॉजिकल, फिजिकल सारे ट्रेट देखेंगे, ठीक है, तभी हम उसकी पर्सनैलिटी को बता पाएंगे। क्लियर? इट इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ personality that a person appears to be different from other members of the group। ठीक है, यही एक चीज, पर्सनैलिटी एक वो चीज है जो एक ग्रुप से हर एक पर्सन को अलग करता है, या एक ग्रुप में से उस पर्सन को अलग करता है। उसकी पर्सनैलिटी तो है जो उस पूरे ग्रुप से उसको अलग करता है। क्लियर? डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू वैलेंटाइन कहते हैं पर्सनैलिटी इज द सम टोटल ऑफ इनेट एंड एक्वायर्ड डिस्पोजिशन। वैलेंटाइन जी क्या बोलते हैं कि पर्सनैलिटी क्या है? टोटल, किसका टोटल? इनेट एंड एक्वायर्ड। इनेट होता है जो जन्म से जो हमारे साथ आया है, जन्म बर्थ से जो हमें जो मिला है, ठीक। एंड एक्वायर्ड है जो हमने बाद में जो एक्वायर किया एनवायरमेंट, जन्म होने के बाद में और अब तक जो जो भी हमने एनवायरमेंट से, हमारी सराउंडिंग से, सोसाइटी से जो भी हमने एक्वायर किया है, उन दोनों को मर्ज करेंगे, उन दोनों का डिस्पोजिशन, वो कहलाएगा हमारी पर्सनैलिटी। और वैसे भी देखा जाए तो हमारी जो पर्सनैलिटी है वो उन्हीं चीजों पर डिपेंड करती है, हमारी कैसा हमारा इनेट है और एक्वायर्ड है, उन दोनों वो दोनों मर्ज हो जाती है हमारे शरीर में।
या हमारे बिहेवियर में, तभी जाके हमारी पर्सनैलिटी बनती है। नेक्स्ट है फ्राइडमैन एंड कुस्टक जी बोलते हैं इन 1999, ये और ऐड करते हैं उसी में, दैट पर्सनैलिटी इज साइकोलॉजिकल फोर्सेस दैट मेक पीपल यूनिक। पर्सनैलिटी एक साइकोलॉजिकल फोर्स है जो पर्सन को, जो पीपल को, किसी भी पर्सन को यूनिक बनाता है। तो एक तरीके से साइकोलॉजिकल फोर्स है, ये उनकी अपनी डेफिनेशन है। ठीक है, तो डेफिनेशन पूछते नहीं है जनरली एग्जाम्स में। एल्पोर्ट एल्पोर्ट बोलते हैं पर्सनैलिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे हम बॉडी को, बॉडी से डिनोट करेंगे कि ये पूरा बॉडी है, उसका फिजिकल और साइकोलॉजिकल सभी चीजों को, ये डायनामिक चीजें हो गई ना, तो डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइको फिजियोलॉजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू द एनवायरनमेंट। तो इसमें भी वही चीज बताई गई है कि साइको और फिजिकल सिस्टम, उसी से ही एक यूनिक पर्सनैलिटी बनती है। साइको मतलब जो हमारा कोग्निटिव स्किल हो गया, हमारी इंटेलिजेंसी, हमारा बिहेवियर, ये सब उसमें आ जाएगा। ठीक है, फिजिकल जो हम बाहर से जो दिख रहे हैं, हमारा वेट क्या है, हाइट क्या है, हमारी हेयर स्टाइल कैसी है, हमारा फेस कैसा है, ये सब फिजिकल सिस्टम में आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही एक पर्सन की यूनिक पर्सनैलिटी बनाते हैं। ठीक है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी क्या कहती है, द टाइप ऑफ पर्सन यू आर बाय द वे यू बिहेव। आप किस तरीके से बिहेव करते हो, क्या महसूस करते हो, कैसे सोचते हो, वही पर्सनैलिटी होती है। आरबी कैटल बोलते हैं पर्सनैलिटी इज दैट विच परमिट्स ऑफ व्हाट अ पर्सन विल डू इन अ गिवन एक्शन, अ प्रेडिक्शन। एक समय में, एक गिवन टाइम में personality is that which permits of what a person will do in a given action। एक स्पेसिफिक एक्शन में कोई पर्सन कैसे परमिट करता है अपने आप को काम करने के लिए। जैसे हम एक ही काम हम बहुत सारे लोगों को देते हैं, तो सबका अपना अपना तरीका है करने का। ठीक है, कोई किसी तरीके से करेगा, कोई अलग तरीके से, कोई अलग तरीके, तो ये भी पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं बताता है। ठीक है, आरबी कैटल ऐसा बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वालिटीज ऑफ गुड पर्सनैलिटी। तो गुड पर्सनैलिटी के क्या क्या क्वालिटी है, पॉजिटिव एटीट्यूड, वैल्यूज, आपके वैल्यूज अच्छे होने चाहिए, बिलीव्स कैसे हैं आपके, वो भी एक गुड पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है, क्वालिटी बताता है कि आपके बिलीव्स हमेशा हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए, या फिर गोल सेटिंग होने चाहिए, मोटिवेशंस, डिजायर्स, फीलिंग, आप मोटिवेशन होना चाहिए आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ में। ठीक है, नेक्स्ट है जो ज्यादा चीजें जो होंगी ना याद करने की स्पेशल, तो वो मैं आपको खुद बता दूंगी कि ये तो आपको करना ही करना है, ये इसको अच्छे से पढ़ना। ठीक है, और बाकी आप सब मैम देखते फोर्थ रहिए। वन क्या है क्वालिटीज ऑफ गुड पर्सनालिटी में? फोर्थ वन मोटिवेशन, ओके, डिजायर्स, हमारा जो हमारे लाइफ में हमेशा मोटिवेशन बना रहना चाहिए, हमारी डिजायर्स ऐसी होनी चाहिए जैसे गोल को प्राप्त करने की, फीलिंग्स भी हमारे मतलब ऐसा ही होना चाहिए, डिजायर्स भी ऐसी होनी चाहिए कि हमें गोल को प्राप्त करना है, तभी वो एक गुड पर्सनैलिटी कहलाएगी। क्लियर? यस मैम, थैंक यू। नेक्स्ट है नेचर ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का नेचर, अब यहाँ पे नेचर पढ़ेंगे हम कि हम पर्सनैलिटी को किस किस बेस पर बताते हैं, क्या क्या उसका क्या क्या नेचर होता है उसका, पर्सनैलिटी को जज करने का। ठीक है, इसमें पहला है साइकोफिजिकल सिस्टम। साइकोफिजिकल सिस्टम, तो जब भी हम पर्सनैलिटी को मेजर करते हैं तो हम दो चीजें हमेशा देखते हैं, साइको एंड फिजिकल सिस्टम। साइको किससे रिलेटेड करेगा, हमारा इंटेलिजेंसी, हमारी कैरेक्टर, हमारा बिहेवियर, हमारे इमोशंस, कॉग्निटिव, हमारी मेमोरी, हमारी ये सब जो भी हमारे इसमें चल रहा है। ठीक है, एक तरीके से बोल देंगे कि हमारे इनर बैकग्राउंड में जो चीजें चल रही है, अंदर जो चीजें चल रही है, वो हो गया साइको। फिजिकल सिस्टम हो गया जो हम बाहर से दिख रहे हैं, हमारा हम किस तरीके से कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, हमारा वेट क्या, हमारा हाइट क्या, हमारा कॉम्प्लेक्शन क्या, हमारे हेयर स्टाइल कैसे, हम कपड़े कैसे पहनते हैं, वो फिजिकल सिस्टम में आ गया, हमारी चाल कैसी है। तो इन दोनों को
इन दोनों से ही हम बता पाते हैं कि किसी की पर्सनालिटी कैसी है। ठीक है, अगर वो एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है तो हम बोलेंगे कि इसकी पर्सनालिटी अच्छी है, तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। ये मैंने बताया था, हम बॉडी को एज अ ऑर्गेनाइजेशन समझेंगे और उसमें डायनामिक एक्टिविटी हो रही है, तो ये भी एक पर्सनालिटी का एक नेचर है उसका कि उसकी, क्योंकि हमारा पर्सनालिटी एक डायनामिक को शो कर रहा है ना, डायनामिसिज्म को शो कर रहा है कि हम एक चीज को पकड़ के तो नहीं बता पाएंगे कि वो अच्छे से बात करते हैं इसलिए उसकी पर्सनालिटी अच्छी है, उसकी ओवरऑल चीजों को बताएंगे। डायनामिक चीजें है ना, ये तो बहुत सारी चीजें, उसके चाल ढाल को देखकर, उसके बात करने का तरीका, उसके वैल्यूज, उसके बिलीव्स, उसके मोरल्स, उसका मोटिवेशन, विल पावर, सभी को जोड़कर बताएंगे हम, इसलिए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं इसको। ऐसा कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी क्या होता है? कंसिस्टेंट बिहेवियर इन टू प्लेसेस। हम कैसे पर्सनालिटी को मेजर करेंगे? हम ऐसे नहीं है कि मैं उसको एक बार पहले वहां पर मिला था एक ही बार, और तो हम एक ही बारी में उनका कभी भी जज नहीं करेंगे पर्सनालिटी। दो प्लेसेस में सेम बिहेवियर अगर उनका हो रहा है तो हम बोलेंगे कि उसमें कंसिस्टेंसी है, उसकी पर्सनालिटी में कंसिस्टेंसी है। ठीक है, हाई कंसिस्टेंसी की है उसकी पर्सनालिटी, लो कंसिस्टेंसी की है। जब एक ही इंसान हर जगह है या दो से ज्यादा जगह है सेम बिहेव कर रहा है तो हम बोलेंगे उसकी पर्सनालिटी इस टाइप की है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसके बिहेवियर में। ठीक, क्लियर? नेक्स्ट है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट एबिलिटी क्या होता है कि पर्सन कितना एडजस्ट कर रहा है सराउंडिंग में। ठीक है, ये भी उसका डिपेंड करता है पर्सनैलिटी पे। जैसे कि हमारे, अगर मैं हूं तो मैं अपने सराउंडिंग में कितना एडजस्ट कर रही हूँ किसी के साथ, ठीक है, तो वो भी हमारा पर्सनैलिटी को बताएगा कहीं ना कहीं। अगर मैं अच्छे से एडजस्टमेंट कर रही हूँ तो इट्स अ गुड पर्सनैलिटी। अगर एडजस्टमेंट सही से नहीं हो पा रहा है, हमारी सराउंडिंग में अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पा रहे तो वो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी को जज करता है। क्लियर? फिर है यूनिकनेस। यूनिकनेस क्या होता है? पूरे ग्रुप ऑफ, इतने ग्रुप ऑफ पीपल है तो उसमें हम अलग दिखेंगे। क्यों दिखेंगे? क्योंकि हमारी हर एक इंसान की अपनी एक यूनिकनेस है, अपना एक यूनिकनेस है, चाहे वो किसी में होगा। अगर हम ओवरऑल क्वालिटी उसको मेजर करेंगे तो कुछ ना कुछ अलग मिलेगा। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होता कि दो पर्सन की हमेशा सेम पर्सनैलिटी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि पर्सनैलिटी तो साइको और फिजिकल दोनों का मर्ज होता है ना, डिस्पोजिशन होता है, दोनों को जोड़ के हम बताएंगे। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि साइको और फिजिकल दोनों सेम हो। ठीक है, तो यूनिकनेस हो गया। उसके बाद है होलनेस। होलनेस क्या होता है? होलनेस बोलेंगे हम सम, किसी भी चीज का सम। तो सम ऑफ टोटल ऑफ क्वालिटी एंड ट्रेड्स फॉर्म्स पर्सनैलिटी। तो क्वालिटी और ट्रेड्स फॉर्म करता है पर्सनैलिटी को। ये भी लगभग सेम ही है जो अभी हमने पीछे पढ़ चुके हैं कि किसी की भी अगर हमें पर्सनैलिटी को जज करना है तो हम उसका होलनेस देखेंगे, उसकी हर क्वालिटी और ट्रेट, दोनों चीज देखेंगे। ट्रेट से हम समझते हैं जैसे कि वो किस टाइप का पर्सन है, वो उसमें क्या एक स्पेसिफिक क्वालिटी है, वो ट्रेट होगा। जैसे कोई धार्मिक प्रकृति का है, कोई आध्यात्मिक प्रकृति का है, ऐसे समझ सकते हैं इसको। फिर है परसिस्टेंसी। परसिस्टेंसी होता है कि किसी भी पर्सन का कितनी उसके अंदर विल पावर है, कितनी उसके अंदर डिटर्मिनेशन है अपने गोल को अचीव करने के लिए। अगर उसकी विल पावर बहुत ही हाई है, डिटर्मिनेशन हाई है, उसका कॉन्फिडेंस हाई है, तो हम कहेंगे कहीं ना कहीं दैट ही कैन अचीव हिज गोल। ठीक है, वो सक्षम है अपने गोल को प्राप्त करने में। या फिर उसकी पर्सनैलिटी जो है वो हाई परसिस्टेंसी की। ओके, so that's persistency. And next the nature of personality is sociability. Sociability means a person how can he interact with the society या फिर social peoples persons। ठीक है, कौन कितना सोशली कितना इंटरेक्ट कर पाता है लोगों से, तो इससे भी हम जज करते हैं। अगर वो हाई हाई इंटरेक्ट करता है या कम्युनिकेशन स्किल है उसमें, तो हम बोलेंगे उसकी अच्छी कहीं ना कहीं उसकी पर्सनैलिटी उससे प्रभावित होती है। नेक्स्ट है गोल डायरेक्टेड। गोल डायरेक्टेड है पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ,
कि उसका कितना गोल ओरिएंटेड है अपनी लाइफ में, ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव कितना हाई है गोल को प्राप्त करने के लिए, अपनी लाइफ के ऑब्जेक्टिव प्राप्त करने में कितना ऑब्जेक्टिव उसका पॉजिटिव है, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी को बताता है। क्लियर है सभी को? मैम होलनेस एक बार और बताइए। होलनेस एंड और भी कोई कुछ बोल रहा है? होलनेस मैम पूछ रही हूँ। नहीं मैम कुछ नहीं। ठीक है। होलनेस क्या होता है? होलनेस जैसे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, होल का मतलब क्या होता है? कलेक्शन, और ठीक है टोटल। तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे? सम ऑफ टोटल ऑफ क्वालिटी एंड ट्रेड्स फॉर्म्स पर्सनालिटी। पूरी क्वालिटी और ट्रेड्स सारा चीज मिलकर पर्सनालिटी बनाता है, जो हमने ऊपर भी पढ़ा था साइको फिजिकल। इसमें हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अगर हम एग्जांपल लें महर्षि स्वामी विवेकानंद का अगर हम एग्जांपल लें, तो क्वालिटी में क्या आ जाएगा उनका? कि वो बहुत मेहनती थे, या फिर बहुत ही शीलवान थे, वो बहुत ही विवेक बुद्धि के थे, ठीक है। तो ये एक एक पॉइंट हो गए कि वो मेहनती थे, वो उनकी बोली बहुत अच्छी थी, इस तरीके से, ठीक। और ट्रेड्स में हो गए, एक हम स्पेसिफिक डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं कि इन सभी को मिलाकर हम बता पा रहे हैं कि वो एक आध्यात्मिक प्रकृति के थे, ठीक है। तो ट्रेड उस टाइप का हो गया कि वो धार्मिक थे, वो आध्यात्मिक थे, वो राजनीतिज्ञ थे, इस तरीके से। तो इन सभी चीजों को मिलाकर हम बोलते हैं होलनेस। होलनेस भी एक तरीके से पर्सनैलिटी को बताता है। इससे हम ये समझेंगे कि उसकी क्वालिटी क्या है, उसका ट्रेट क्या है, तब हम उसकी पर्सनैलिटी को बता पाएंगे, ठीक है। हमें उसकी क्वालिटी भी ट्रेट भी पता होना चाहिए, तभी हम उसकी पर्सनैलिटी को जज करते हैं। क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, ये हमारे टॉपिक है हमारे सब्जेक्ट में, ठीक है। तो मतलब हमारी पर्सनैलिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो इसमें पहला है बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जिसको हेरिडिटरी फैक्टर्स भी बोलते हैं, ठीक। और हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 फैक्टर्स दिए हुए हैं, ये हेरिडिटरी फैक्टर्स एंड दूसरा है एनवायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। बट मैंने बहुत सारी जगह पे पढ़ा, तो मुझे जो जो इम्पोर्टेंट लगा, साइकोलॉजिकल और एक है ये सिचुएशनल फैक्टर, तो ये मैंने नोट किया है। पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बायोलॉजिकल, जिसे हेरिडिटरी भी बोलते हैं, एंड दूसरा एनवायरमेंट। तो बायोलॉजिकल फैक्टर किस तरीके से हमारा पर्सनैलिटी को बनाता है? सबसे पहले उसमें आता है फिजिक्स। फिजिक्स इट इंक्लूड हिज हर कॉम्प्लेक्शन, हाइट, वेट, फिजिकल हेल्थ। तो फिजिक्स से भी हम बताते हैं, फिजिक्स भी तो पर्सनालिटी को डिफाइन करता है, एक तरीके से एक फैक्टर है। पहले हम हेरिडिटरी फैक्टर्स को समझते हैं। हेरिडिटरी क्या होता है? बायोलॉजिकल, मतलब जो बर्थ से हमारे साथ आ रहा है, ठीक है। फिजिक्स हमारा कॉम्प्लेक्शन, हाइट, वेट, ये सब कैसा है, तो ये भी हमारे डिपेंड करता है, हमारे बर्थ पे भी डिपेंड करता है, या हमारे जीन्स पे भी डिपेंड करता है, कि जैसे हमारे मम्मी पापा की हाइट होगा, वेट होगा, उनका कॉम्प्लेक्शन होगा, वैसे ही हमें हमें आएगा, ठीक है। उनकी फिजिकल हेल्थ कैसी होगी, वैसे ही हम में आएगी। इंटेलिजेंसी, उनकी इंटेलिजेंसी कैसे, वही हेरिडिटी हमारे में आती है, ठीक है। इंटेलिजेंसी इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ हेरिडिटरी फैक्टर, ठीक है। जेंडर हो गया, जेंडर में क्या समझेंगे? ऑफ इंडिविजुअल एक्सरसाइजेस अ ट्रेमेंडस इन्फ्लुएंस ऑन पर्सनैलिटी, कि जेंडर भी पर्सनैलिटी को बताता है। जैसे हम घर पे रहते हैं, फीमेल जो लड़कियां होती हैं वो ज्यादातर अपनी मदर को फॉलो करती है, ठीक है। मदर को फॉलो करती हैं, या फिर वैसे ही उनको वैसे ही चीजें भी वही सिखाते हैं, जैसे घर के काम सिखाना। और लड़के को ज्यादातर ये सिखाएंगे भाई बाहर का काम करना, नॉर्मली ऐसा होता है, ठीक है, ज्यादातर। तो इस तरीके से भी जेंडर भी कहीं ना कहीं हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर में आता है। क्लियर है सभी को? हम्म
तो ये हमारा हो गया बायोलॉजिकल या हेरिडिटरी फैक्टर्स, जिसमें आता है हमारा फिजिक। हमारा फिजिक कैसा है वो भी हमारे हेरिडिटी पे डिपेंड करता है। हमारी इंटेलिजेंसी कैसी है, हमारा जेंडर कैसा है। मैम एक बार जेंडर को थोड़ा सा वो करेंगे, मैंने सुना नहीं जेंडर। Gender of an individual exercises a tremendous influence on personality। जेंडर भी हमारी पर्सनैलिटी को बताता है, ठीक है। जैसे फीमेल्स ज्यादातर अपने मदर को फॉलो करती हैं, मेल्स ज्यादातर, बॉयज ज्यादातर अपने पेरेंट अपने सॉरी अपने फादर को फॉलो करते हैं। जैसे फीमेल को ज्यादातर ये सिखाते हैं भाई खाना बनाना ये सब भी आना चाहिए, घर का काम हो गया, बॉयज को बाहर भेज देते हैं, ये काम करना है वो काम करना है, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि पहले भी उनके ऐसा ही होता आ रहा था और अब भी उनको ऐसा ही हो रहा है। तो ये बायोलॉजिकल हो गया एक तरीके से कि जैसा उनके घर में था पहले, वही उनको वो उसी चीज से सीख रहे हैं, उन्हीं चीजों से, उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या क्या है इसमें, हमें पहले हम खुद से सोच के देखते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या क्या आ सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया एनवायरमेंटल में, हम हमारा सोशल, हमारी सोसाइटी कैसी है, हमारी फैमिली कैसी है, फैमिली भी आ जाएगी इसमें, क्योंकि फैमिली भी तो हमारा एनवायरमेंट ही है एक तरीके से, कि कौन कैसा बिहेव कर रहा है, क्या क्या चीजें सिखा रहा है हमें, ठीक है। तो सोशल एनवायरनमेंट हो गया। कल्चरल, हमारा कल्चर कैसा है, अगर हम किसी भी हर एक जगह का अपना अपना एक कल्चर होता है, अपनी एक ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। तो जैसे इसमें पहला है social environment। Social environment means that group of people including parents, teachers, neighborings, friends, वो आपको कैसे बिहेव कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। आपके पेरेंट्स, टीचर्स, नेबर्स, फ्रेंड्स, ये सभी आपके सोशल एनवायरनमेंट में आएंगे, ठीक है। अब इनके साथ देखो, अगर आप इनके साथ रहे हो और आपको इनके साथ जब आप रहे हो तो आपको आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है, आपके अंदर विल पावर बिल्डअप हुई है, ठीक है, इनके साथ रहने पर। तो आप बाहर जाके लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आएगी, आपके अंदर अपने गोल्स को सेट करने की एबिलिटी आएगी, क्वालिटी आएगी, ठीक है। तो सोशल एनवायरनमेंट भी एक अच्छा रोल प्ले करता है। अगर हमने कभी सीखा ही नहीं, मतलब हमारे जो आसपास के जो लोग थे उन्होंने हमारी कभी लर्निंग ही नहीं कराई, या उन्होंने हमें यही नहीं सिखाया कि हमें लाइफ में कैसे चलना होता है, कैसे गोल सेट करने होते हैं, कैसे काम करने होते हैं, तो हम आगे जाके लीडरशिप क्वालिटी नहीं कर पाएंगे, या फिर हम हमेशा हमारे रास्ते में डगमगाएंगे, ऐसे समझ सकते हो। तो सोशल एनवायरनमेंट भी एक फैक्टर होता है हमारी पर्सनैलिटी को बनाने में। दूसरा था कल्चरल एनवायरनमेंट। कल्चरल एनवायरनमेंट क्या होता है कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो कॉलोनी है, हमारा जो गांव है, हर एक जगह, हर एक गांव का, हर एक शहर का अपना अपना एक बिलीफ सिस्टम होता है, अपने अपने ट्रेडिशंस होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, हैबिट्स होते हैं, ठीक है। तो वो भी हमारे पर्सनैलिटी को बताते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट। ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट क्या होता है कि हम किस क्लाइमेट में रहे हैं। जैसे इसमें एग्जांपल बताया था, ये किसी ने बताया होगा, किसी साइकोलॉजिस्ट ने, हॉट एरिया, गर्म स्थान में रहने वाले लोग ज्यादातर लेजी या सांवले, ब्लैक होते हैं, ठीक है। कोल्ड क्लाइमेट में रहने वाले पर्सन ज्यादातर एक्टिव और कॉम्प्लेक्शन कॉम्प्लेक्शन उनका फेयर होता है, ये देखा गया है, ठीक है। तो ज्योग्राफी भी कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी को बताती है। Next है family environment. Family environment of a person comprises the ability of parents of member economic condition of the family। अब ऐसा है कि मान लो आप किसी बड़ी फैमिली में रहते हो, बहुत सारे लोग हैं आपकी फैमिली में, ज्वाइंट फैमिली है, 5-6 आपके पापा हैं, पापा जी और उनके भाई हैं और उन सभी के बच्चे हैं, दादा दादी हैं, सभी इस तरीके से फुल फैमिली है। या फिर आप सिंगल फैमिली भी है तो आप बहुत सारे बहन भाई हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारी नीड पर कम ध्यान दिया जाता है, बजाय अगर हम एक एक बच्चा है, किसी का सिंगल चाइल्ड है तो, ठीक है। तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी को एक फैक्टर है, हमारी पर्सनैलिटी को फैक्टर है, ठीक है। जैसे कि किस तरीके से
अगर एक बच्चा है, कोई उस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया या फिर उसकी सभी नीड पूरी नहीं हुई, तो वो भी उसकी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं बनाता है। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है, ये इसका एग्जाम्पल है। बिग फैमिली नीड नॉट फुलफिल। जितनी बड़ी फैमिली होती है वो उनकी नीड फुलफिल नहीं होती वहां पर। ठीक है, पूरी अच्छे से फिल नहीं होती। नेक्स्ट स्कूल एनवायरनमेंट। स्कूल एनवायरनमेंट भी एक रोल प्ले करता है। जैसे अगर किसी स्कूल में बहुत सारे स्पोर्ट्स, कल्चरल प्रोग्राम, सॉरी, या फिर और भी कोई प्रोग्राम्स होते रहते हैं, तो वो उनके कहीं ना कहीं उनके पर्सनैलिटी को बनाता चला जाता है। अगर किसी के स्कूल में प्रोग्राम्स ही नहीं होते, तो फिर क्या, उनका तो घर के बराबर ही हो गया, कुछ सीखा ही नहीं उन्होंने, तो उनकी पर्सनैलिटी कहाँ बनेगी। या फिर अगर कोई पॉजिटिव वर्क नहीं हो रहा है तो नेगेटिव वर्क होगा, तो फिर उनकी नेगेटिव पर्सनैलिटी बनेगी। तो पर्सनैलिटी इन पर भी डिपेंड करती है। स्कूल एनवायरनमेंट, स्कूल का कैसा एनवायरनमेंट है, क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट है? नो मैम, क्लियर है। ठीक। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है? अब इसमें देखो क्या है, मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट में क्या आएगा? अगर हमारी मेंटल डेवलपमेंट बेटर है तो हम चीजों का डिसीजन अच्छे से ले सकते हैं, किसी भी काम को करने का डिसीजन अच्छे से ले सकते हैं हम। नॉलेज को ग्रैब करने का, एक्वायर करने का तरीका हमें आएगा। हम एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने का तरीका हमें आएगा, अगर हमें हमारा मेंटल डेवलपमेंट बेटर है। ठीक है, और वो भी हमारी पर्सनैलिटी का हाई ऑर्डर शो करता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, a person who has a better mental development comes to possess a personality of higher order। तो वो क्या बताता है? पर्सनैलिटी का हायर ऑर्डर बताता है। जिस एंड वाइस वर्सा, वो क्या शो करता है? टेक डिसीजन, एक्वायर नॉलेज, एडजस्ट विद एनवायरनमेंट। ठीक है, तो वो ज्यादा इंप्रूव करेगा अगर हमारी मेंटल डेवलपमेंट बेटर है तो। ठीक है, तो हमारी पर्सनैलिटी को भी और ज्यादा अच्छा करेगा। और उसी तरीके से अगर मेंटल डेवलपमेंट अच्छा नहीं है तो ऑब्वियसली हमारी पर्सनैलिटी भी कहीं ना कहीं लो ऑर्डर में जाती है। हमें डिसीजन करने की पावर नहीं आती, नॉलेज ग्रैब करने की क्षमता कम होती है। नेक्स्ट है एटीट्यूड। A person with a positive attitude takes interest in good activities. If a person has a good attitude and positive attitude, so he and she always take interest in good activities, in positive things or positive objectives of anything। ठीक है, तो वो हमेशा पॉजिटिव वे देखता है उन चीजों का। नेक्स्ट है विल पावर। अ पर्सन हु possesses a strong willpower has the capacity to achieve anything। so if any person have strong विल पावर, तो उसके पास कैपेबिलिटी है अपने गोल को अचीव करने की। अगर उसके पास विल पावर किसी की कम है, तो हम कहीं ना कहीं बोलेंगे कि उसका पर्सनैलिटी भी उसके अकॉर्डिंग ही हम बता पाएंगे कि इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, अच्छी नहीं है, इस तरीके से। फिर है मोटिवेशन। मोटिवेशन में क्या आएगा? मोटिवेटेड पीपल हैव देयर आईज सेट ऑन अचीविंग टारगेट। मोटिवेटेड पीपल जो होते हैं वो हमेशा अपना गोल को सेट रखते हैं। ठीक है, तो ये भी एक साइकोलॉजिकल फैक्टर हो गया। फिर है नेक्स्ट फैक्टर है, मैम वाइस वर्सा क्या होता है? वाइस वर्सा होता है इस तरीके से भी ऐसा है। वाइस वर्सा जैसे हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारी हाई पर्सनैलिटी है, हमारा पर्सनैलिटी का हायर ऑर्डर है, तो इसका मतलब हमारा मेंटल डेवलपमेंट भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, और अगर हमारा मेंटल डेवलपमेंट बहुत बढ़िया है, इसका मतलब हमारी पर्सनैलिटी भी हायर ऑर्डर की। अगर हमने हमारी पर्सनैलिटी को अच्छा कर लिया तो हमारी मेंटल डेवलपमेंट भी ऑटोमेटिक बेटर हो जाएगी। और अगर हमारा मेंटल डेवलपमेंट अच्छा है तो हमारी पर्सनैलिटी भी अच्छी हो जाएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शन करता है। क्लियर? आए समझ? ठीक है, नेक्स्ट है मोटिवेशन। सॉरी, मोटिवेशन हो गया। सिचुएशनल फैक्टर, ये नेक्स्ट फैक्टर है।
नेक्स्ट फैक्टर है सिचुएशनल फैक्टर, साइकोलॉजिकल के बाद में। चीफ फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। सिचुएशनल फैक्टर भी एक चीफ एक रोल प्ले करता है किसी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में। इसको कैसे समझेंगे? इसको इस तरीके से समझेंगे कि कोई एक इंसान किसी भी सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करता है। ठीक है, हम बहुत सारे लोगों को अगर हम कोई सिचुएशन दें तो हर एक आदमी का करने का अपना अपना एक तरीका होगा। तो कौन उसको सबसे बेस्ट वे में कर रहा है या सबसे इजी वे में कर रहा है या बहुत ही जल्दी कर रहा है, तो हम बताएंगे कि कहीं ना कहीं इसकी पर्सनैलिटी, मतलब उससे हम मेजर करेंगे उसकी पर्सनैलिटी, जज करेंगे उसके उस काम से। तो सिचुएशनल फैक्टर होता है कि कौन आदमी किस सिचुएशन में कैसा काम कर रहा है। ठीक, ये होता है। तो उससे भी पर्सनैलिटी मेजर होती है। क्लियर है सभी को? यस मैम, क्लियर है। हाँ, ठीक। तो अब आएगा, ये पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, जितना मुझे ज्यादा याद नहीं आ रहा, पर जब अभी जो रिजल्ट आया है जिस एग्जाम का, नेट का, उससे जो पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि सिगमंड फ्राइड के अकॉर्डिंग कितने स्टेजेस होते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सिगमंड फ्राइड के अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कितनी स्टेजेस है या कितने टाइप्स है। ठीक है, दूसरा है एक है एरिक्सन थ्योरी, इसके अकॉर्डिंग कितने हैं? 8 स्टेजेस है, 8 टाइप्स है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है, या फिर इन्होंने किस में काम किया है? सिगमंड फ्रॉइड ने किस में काम किया? इन्होंने साइकोसेक्सुअल में काम किया, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस बताई हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि साइकोसेक्सुअल स्टेजेस किसकी देन है या किसने उनको उसको बताया है? तो सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद करना ही करना है ये नाम। क्लियर? और उन्होंने किसके बारे में बताया? तो ये हमारे सिलेबस में है पर्सनालिटी डेवलपमेंट और उसके फेसेट्स और उसके नेचर। ठीक है, तो अभी सॉरी स्टेजेस भी है, टाइप्स। तो अभी उनके टाइप्स पढ़ते हैं आगे, फिर और जो बच जाएगा वो भी पढ़ेंगे। ठीक, हाँ। तो सिगमंड फ्रॉइड ने क्या दिया है? साइकोसेक्सुअल स्टेजेस दी हैं किसकी? पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, कि पर्सनालिटी कैसे डेवलप होती है, जिसमें उन्होंने 5 स्टेजेस बताई है। ये याद करने की चीज है, जिसमें उन्होंने 5 स्टेजेस बताई है, ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी, जेनाइटल। तो ओरल स्टेज में क्या है, इनकी एज रेंज भी दे रखी है, 0 से 1 ईयर ओल्ड, मतलब जब से वो पैदा हुआ है तब से 1 साल तक। एनल स्टेज 2 to 3 years old, फेलिक स्टेज 3 to 6 years old, लेटेंसी 6 years old to puberty, प्यूबर्टी की एज तक, एंड जेनाइटल बियॉन्ड प्यूबर्टी, मतलब हमारे अडल्ट मान सकते हो। ठीक है, इसमें क्या आता है? व्हाट हैपेंस एट दिस स्टेज। तो ओरल स्टेज में चिल्ड्रन को प्लेजर, हर एक चीज में हम स्टेज में क्या होता है, जब उसकी 1 साल की एज होती है तो उसमें उसको ओरल एक्टिविटीज से प्लेजर मिलता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि कोई भी चीज होगी, कोई भी खिलौना होगा, कुछ होगा, तो वो उसको हमेशा मुंह में ही लेगा उसको। ठीक है, उसको सखी करेगा। तो क्यों? क्योंकि उसको उस चीज से प्लेजर मिल रहा है। ठीक है, चिल्ड्रन डिराइव प्लेजर फ्रॉम ओरल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग सकिंग, टेस्टिंग। दे लाइक टू पुट थिंग्स इन देयर माउथ। उनको अच्छा लगता है कि वो कुछ ना कुछ मुंह में रखें। ठीक है, तो ये है ओरल स्टेज, इसमें उनको प्लेजर मिल रहा है ओरल एक्टिविटीज से। क्लियर? नेक्स्ट है एनल स्टेज। एनल स्टेज में क्या होता है? ये 2 to 3 years ओल्ड होता है। ठीक है, मतलब 2 to 3 years ओल्ड चिल्ड्रन को ये एनल स्टेज वाला पीरियड आता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? उनको प्लेजर मिलता है चिल्ड्रन बीइंग पोटी ट्रेनिंग। तो उनको ये पोटी करने की ट्रेनिंग सिखाते हैं हम। ठीक है, तो उसी में ही उनको प्लेजर मिलता है। ठीक, या फिर हम ये भी इसको देखेंगे कि वो उसके प्रति ज्यादा जागरूक हो जाते हैं इन चीजों के प्रति, कि पोटी कैसे कर रहे हैं
या फिर वो खुद बताना चाहेंगे। ओरल स्टेज में ऐसा नहीं होता है। ओरल स्टेज में उनका पूरा फोकस उनके उस चीज पे होता है, हमारे ओरल एक्टिविटी पे। एनल स्टेज में वो देखने लग जाते हैं ये चीजें कि हाँ ये क्या है, ये कैसे करना है, ये कैसे करना है, सुसु कैसे करना है, पॉटी कैसे करना है। ये ट्रेनिंग हम भी उनको सिखाते हैं और वो भी उनको अवेयरली देखते हैं। ठीक है, तो ये उनका प्लेजर सीकिंग है। फिर है फेलिक स्टेज। 3 to 6 year old के बच्चों में यह होता है फेलिक स्टेज। Boys are more attached to their mother while girls are more attached to their father. तो इसमें सेक्सुअल एक्टिविटी का कोई रोल नहीं होता। मतलब इसमें मेनली क्या होता है कि बॉयज ज्यादातर हम अपनी मदर के पास अटैच होते हैं और गर्ल्स ज्यादातर अपनी फादर के पास अटैच्ड होती है। उनको उसी चीज में प्लेजर दिखता है क्योंकि उनको लगता है कि अपना जो अपोजिट सेक्स है ना वो ज्यादा हमारी चीजों को समझता है। ठीक है, तो उनको उस चीज में प्लेजर आता है। ठीक, फेलिक स्टेज। उसके बाद में है लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज में क्या होता है, 6 year old टू प्यूबर्टी। चिल्ड्रन स्पेंड मोर टाइम एंड इंटरेक्ट मोस्टली विद सेम सेक्स पेयर्स। उनको अच्छा लगता है, मतलब क्या बताया था लेटेंसी में, हाँ लेटेंसी स्टेज में था, इसका मुझे याद नहीं आ रहा, मैं गलत तो नहीं बता सकती। चलो इसको देख लेते हैं एक बार। क्या है, तो इसमें लिखा है ये वाली इमेज में, तो ये जो डायग्राम दिख रहा है ना आपको, सभी को दिख रहा है, सभी को। तो इसमें क्या है, फ्रॉइड साइकोसेक्सुअल स्टेज में लेटेंट में क्या दे रखा है, लिटिल और नो सेक्सुअल मोटिवेशन प्रेजेंट। ये मैं दोनों ही आपको उसमें ऐड करूंगी स्लाइड में। ठीक है, ओरल में क्या दिया हुआ है, माउथ और सकिंग, स्वेलोइंग एक्सेट्रा। उनको माउथ से प्लेजर मिल रहा है। ठीक है, सकिंग, स्वेलोइंग। उसके बाद में एनल में क्या होता है, विद होल्डिंग और एक्सपेलिंग फीसिस। उसको उनमें प्लेजर मिल रहा है, या तो उसको होल्ड करेंगे या उसको एक्सपेल कर देंगे। ठीक है, एनल स्टेज में। फेलिक में क्या होता है, पेनिस और क्लाइटोरिस मस्टरबेशन। मतलब उनको उस चीज में अवेयरनेस होती है उन चीजों में कि हमारा सेक्सुअल ऑर्गन क्या है, कैसे है। ठीक है, उसके बाद में लेटेंट, लिटिल और नो सेक्सुअल मोटिवेशन प्रेजेंट। इसमें कोई सेक्सुअल मोटिवेशन प्रेजेंट नहीं होता है। इसमें सिर्फ हम ऑपोजिट जेंडर के प्रति अटैच होते हैं। ठीक, उसके बाद में आता है जेनाइटल, पेनिस और वजाइनल सेक्सुअल इंटरकोर्स। इसमें क्या होता है, हम ये प्यूबर्टी की बात की स्टेज है, इसमें हम ऑपोजिट जेंडर के प्रति ज्यादा अवेयर होते हैं, ज्यादा जाते हैं, इंटरकोर्स ये सब होता है इसमें। ठीक है, तो क्लियर है, ये आ गया समझ में। ये मैंने सिर्फ वो उसको ऐड किया है इस चीज से। ये एक और लाइन हम इसी में ड्रॉ कर लेंगे जो ये बताया हुआ है, किस किस पॉइंट पर वो फोकस होते हैं या ज्यादा अवेयर अवेयर दिखाते हैं, अवेयर हो जाते हैं। क्लियर है, तो जेनेटल स्टेज में क्या था, ये बियॉन्ड प्यूबर्टी है। सॉरी, लास्ट वाला और एक बार दिखा दीजिए मैम। वही बता रही हूँ, एक सेकंड। तो जेनेटल स्टेज में क्या था, बियॉन्ड प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद का स्टेज। इंडिविजुअल्स आर अट्रैक्टेड टू अपोजिट सेक्स पेयर्स। इसमें क्या होता है, अपोजिट सेक्स पर्सन के पास ज्यादा अट्रैक्ट होता है। ये वही होती है प्यूबर्टी के बाद जो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अडल्ट के टाइम में जो आती है, हम इंटरकोर्स या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सब इसमें स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हम दूसरे जेंडर के प्रति ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो ये जेनेटल स्टेज में आता है। ये है इसमें जेनिटल में। इसमें क्या है, द पेनिस और वजाइना सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये सब। ठीक है,
तो ये फोटो भी मैं वहीं पे अटैच कर दूंगी। क्लियर है सभी को? मैम आपकी बारी। हाँ ये स्लाइड नहीं हुआ, हो गया। हाँ जी बताइए। हाँ ये लास्ट वाली। इसको नेक्स्ट पेज में अटैच कर देंगे। लास्ट वाला क्लियरली बता दीजिए मैम और एक बार। ये है जेनाइटल स्टेज। क्या है? जेनाइटल Genital स्टेज stage। बियॉन्ड प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के बाद में, प्यूबर्टी कौन सी एज होती है जिसमें वो 13-14 तक होती है, ठीक है। उसके बाद में हमारी अडल्ट वाली स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, हम अपोजिट जेंडर के प्रति ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, उन चीजों में और अवेयर हो जाते हैं उन चीजों के प्रति। फेलिक स्टेज लेटेंसी में कुछ नहीं होता, हमें कोई लेना देना नहीं होता है कि कौन क्या है। तो उसके बाद में हम थोड़ा और हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स के प्रति भी हम और ज्यादा हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। ओके मैम। हाँ ये वाला हाँ, और ये एक आप बार। ना, हाँ एक डायग्राम में एक ही डायग्राम बनाना जिसमें ये भी अटैच हो जाए, ये तीनों लाइन हो जाए और फोर्थ में ये भी आ जाए, ठीक है, ये बीच का पार्ट। 1 मिनट। हाँ, इसमें ये भी आ जाए सारी चीजें, ठीक है। ये ओके याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके मैम। हाँ, क्लियर है सभी को? तो आज काफी इतना तो है ना, 1 आवर हो गया। कल फिर हम एरिक्सन थ्योरी पढ़ लेंगे, इसमें किस तरीके से बताई है। ये जो ये इनकी स्टेज थी, इन्होंने इन्होंने ये अपना, सब नींद में ही रहता है मैम? हाँ जी, ये सब नींद में ही रहता है क्या? अलग ये टॉपिक अलग चल रहा है अभी? हाँ ये तो पर्सनैलिटी, हम दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं ना पर्सनालिटी आज। का। आज हम पर्सनालिटी का ओके पर्सनैलिटी पढ़ रहे हैं। हाँ हाँ, तो पर्सनैलिटी ओके को ओके हम कैसे जज करते हैं, कैसे हाँ ठीक है। पर्सनैलिटी को हमारा मतलब क्या क्या उसका नेचर होता है, किस किस तरीके से, किन किन चीजों पर निर्धारित होती है हमारी पर्सनैलिटी, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, ये हमने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद में किसने ओके कितने इसकी स्टेजेस होती है, क्या क्या टाइप्स है इसके, सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के क्या क्या टाइप्स है, क्या क्या स्टेजेस है, ठीक है। और उन्होंने किस पे काम किया है। हाँ, तो जैसे ओके मैम। थैंक यू इनका थैंक है, यू। हाँ ओके ओके ठीक है। तो और ये चीज कल याद ये पढ़ना है क्या? एक सेकेंड, कल ये चीज याद ना, ये कुछ कुछ चीजें हैं उसको हाईलाइटेड रखना है। सिगमंड फ्रॉइड का 5 स्टेजेस हैं, पांचों है ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी, जेनाइटल, ये उनका ईयर है बच्चों का। और ये साइकोसेक्सुअल स्टेजेस है, ठीक है। ये कुछ कुछ मैम चीजें हैं। इसको बेसिकली इसमें फिफ्थ वाली स्टेज में एज क्या रखेंगे? 12 years या कब तक? 6 से प्यूबर्टी इसमें रखेंगे 13 से अबो, 14 से अबो, हाँ 13 से अबो ठीक रहेगा। प्यूबर्टी भी इतनी ही होती है, 12 साल 13 साल तक होती है प्यूबर्टी, ठीक है। उसके बाद में टीनेजर, अडल्ट, यूथ, ये सब आ जाती है। क्लियर है किसी को? किसी को कोई डाउट है? सॉरी। हम्म, तो आज फिनिश करें। यस मैम। ओके, ठीक है ठीक है। नीलू जी बताएंगे अभी आज हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक। नीलू जी, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ जी बताइए। मैम। हाँ, आज हम लोगों ने पर्सनालिटी स्टार्ट किया है, तो हमने पर्सनालिटी का डेफिनेशन देखा है। हम्म और कुछ जो इस पर विचार दिए हैं, उनके हम लोगों ने विचार देखे कि उन्होंने पर्सनालिटी को कैसे डिफाइन किया है। हम्म उसके बाद हम लोगों ने जो
गुड पर्सनालिटी होती है, अच्छे पर्सनालिटी के गुण देखे हैं। तो उसमें ओके हम लोगों ने देखा सकारात्मकता, मूल्य, वैल्यूज और बिलीव्स, मोटिवेशन, ये सब हमने देखा। उसके बाद हम लोगों ने नेचर ऑफ पर्सनालिटी देखी है। नेचर ऑफ पर्सनालिटी के अंतर्गत हम लोगों ने उसके कई सारे देखे, जैसे साइको फिजिकल सिस्टम हो गया, टाइम डायनेमिक हो गए, ऐसे करके हम लोगों ने नेचर ऑफ पर्सनालिटी देखी। और उसके बाद फिर है डिटर्मिनेशंस ऑफ पर्सनालिटी। तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा बायोलॉजिकल फैक्टर और हेरिडेटरी फैक्टर्स जो होता है वो हम लोगों ने देखा। फिर उसके बाद इसमें हम लोगों ने देखा कि बायोलॉजिकल के साथ फिजिकल इंटेलिजेंस, जेंडर, इस तरह की चीजों को देखा। फिर पर्यावरणीय जो होती है, इन्वायरमेंटल होता है फैक्टर, वो देखा। तो उसमें हम लोगों ने सोशल, कल्चर और ज्योग्राफिकल और फैमिलियर और स्कूल वगैरह ये सारी चीजों को देखा कि इसके अकॉर्डिंग कैसे डेवलपमेंट होता है। और फिर हम लोगों ने साइकोलॉजी फैक्टर देखा। साइकोलॉजी फैक्टर में मेंटल देखा और एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, ये सारी चीजें, और विल पावर, मोटिवेशन, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी साइकोलॉजी फैक्टर के अंतर्गत। फिर हम लोगों ने देखा सिचुएशनल, जो परिस्थिति के अकॉर्डिंग जो फैक्टर होता है वो आपको कैसे पर्सनालिटी ग्रोथ करता है। तो इसमें तो ऐसा कोई टाइप्स नहीं था, बस इसको डिफाइन किया गया कि कैसे, किस कंडीशन में कैसा आप डिसीजन लेते हो या वर्क अपना करते हो, तो वो पर्सनालिटी बताता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने सिगमंड फ्रायड के अनुसार हम लोगों ने वो देखा है। तो इनके अनुसार उन्होंने 5 भागों में डिवाइड किया है। और मैम मैं उसको नोट नहीं की हूँ अभी, मैंने स्क्रीनशॉट करके रखा है, उसको थोड़ा मुझे और पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। तो सिगमंड फ्रायड का कोई बताएंगे? और कोई बताएंगे सिगमंड फ्रायड का? बताइए, राखी जी बताएंगे। इसमें सिगमंड फ्राइड ने साइकोसेक्सुअल के स्टेजेस बताए हैं। 5 स्टेजेस है इसमें। तो इसको फ्राइड थेरिया पर्सनालिटी भी कहते हैं। और स्टेज में इन्होंने 5 स्टेजेस बताए हैं: ओरल, एनल, फेलिएक, लेटेंसी और जेनाइटल स्टेज। ओरल स्टेज होता है 0 से 1 ईयर और एनल स्टेज होता है 2 से 3 ईयर्स। ओके ओके ओके, ठीक। ओके मैम। मेघा जी बताएंगी आगे जो रह गया वो। मेघा जी, आवाज आ रही है? ठीक है, गौरी सिंह। जी सर, जी मैम। हाँ जी, तो थर्ड है फैलिक स्टेज, जो कि 3 to 6 years ओल्ड के बीच में आता है। और देन लेटेंसी स्टेज which is comes from 6 years to poverty stage, and genital stage which is beyond poverty. These are the 5 stages. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। Okay. आप तैयारी करते रहिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सभी तैयारी कर रहे हैं और बहुत ही कम समय बच गया है, तो आप लगातार तैयारी करते रहिए। कोई भी डाउट हो, अगर दूसरे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग भी अगर आपको कोई डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, वो भी हम क्लियर करेंगे किसी ना किसी तरीके से, पर डाउट नहीं रखना है। और जितना मैंने बताया अभी तक, हमें जो हमारा टॉपिक है इसमें मुश्किल से 1-2, ज्यादा से ज्यादा 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो इसमें हमें ज्यादा डीप में नहीं जाना। और ओवरऑल मैंने जैसे बताई दिया, डायरेक्ट पूछ सकते हैं हम कि सिगमंड फ्रॉइड ने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को किस किस तरीके से बांटा था। तो साइकोसेक्सुअल बेस पे बांटा था। कितने टाइप्स बताए थे, या 5 ऑप्शन दे देंगे उनको, या तो ऑर्डर में लगाओ, ये दे सकते हैं, या 5 स्टेज में कौन सा एक नहीं है, कौन सा एक है, ऐसा दे सकते हैं 5 स्टेज। ठीक है, कोई एक स्पेसिफिक स्टेज के बारे में भी पूछ सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। स्लिप डिसऑर्डर से क्वेश्चन बन सकते हैं। और वो अल्फा बीटा गामा जो मैंने बताए थे उसकी रेंज हो गई, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर है सभी को? मैम हाँ जी। तो ठीक है, फिर आज ये समाप्त करते हैं, कल फिर और ये पूरा कराएंगे आगे। ठीक, आंखें बंद, कमर दर्द। हाँ जी, कोई डाउट है? नहीं मैम, नहीं, थैंक यू। थैंक यू। ओके, ठीक है। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी।
ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। मैम हरिओम। Thank you, मैम ma'am. रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। हरि हाँ ओम में